दोस्तों नमस्कार। इस जीत के मायने बिल्कुल अलग हैं। ना तो ये जीत वामपंथियों के 30 बरस तक सत्ता में आने से पहले की पहली जीत है और ना ही वामपंथियों को हराकर ममता बनर्जी की पहली जीत की ये जीत है। दरअसल ये बीजेपी की जीत है और बीजेपी की पहचान क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी की इस जीत का मतलब खास तौर से पश्चिम बंगाल में क्या मायने रखता है, यह सिर्फ 3 बातों से समझ लीजिए। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इस चुनाव के भीतर ममता बनर्जी के 15 बरस के शासनकाल के दौरान में जो कुछ भी हुआ वह 2026 के चुनाव में कहीं था ही नहीं। यानी वोटिंग पैटर्न ऊपर से नीचे तक अगर आप देखते चले जाइएगा तो यह हैरत की बात होगी, जिन क्षेत्रों में टीएमसी का प्रभाव था, जिन जगहों पर टीएमसी का एक अपना ऑर्डर चलता था, जिन जगहों पर जो डायमंड हार्बर मॉडल है वह भी काम क्यों नहीं किया। बहुत गर्व था मां माटी मानुष के नारे को लेकर, लेकिन एक झटके में जो इस वोटिंग के भीतर की परिस्थितियों ने जतला दिया वो बहुत साफ तौर पर 2 बातों का ऐलान कर देता है। पहली बात तो यह, जिस मुद्दे के आसरे ममता बनर्जी मैदान में कूदी थी उसमें उनकी अपनी गवर्नेंस गायब थी और जिस मुद्दे के सहारे वो सत्ता में लौटना चाहती थी वो मुद्दा लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा था। जी, चुनाव आयोग कह लीजिए या एसआईआर कह लीजिए। दरअसल जनता के भीतर अभी भी यह सवाल है, वह सरकार बनाती है, वो वोट देती है और वह वोट जिसे नहीं देती है तो सरकार का बनना या ना बनना उसके वोटों पर निर्भर होता है। और दूसरी तरफ जिस स्थिति में मुद्दा पश्चिम बंगाल के भीतर था उसमें वोट मायने नहीं रख रहा था। उसमें एक सिस्टम था, उसमें एक टेक्नोलॉजी थी, उसमें केंद्रीय एजेंसीज थी, उसमें ऑब्जर्वर्स थे, उसमें शायद एक बड़ी तादाद उन अधिकारियों की मौजूदगी की थी जो पश्चिम बंगाल में बाहर से आए थे। तो क्या यह एक टकराव की परिस्थिति थी? अगर यह टकराव की परिस्थिति होती तो शायद रिजल्ट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कांटे की टक्कर का होता। यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी होती, 150 के लगभग दोनों मौजूद होते। लेकिन इस वक्त बीजेपी 200 के करीब है और टीएमसी 100 के करीब है। यानी टीएमसी 100 के नीचे है और बीजेपी 200 के करीब है। और यह आकलन पूरे के पूरे राज्य के भीतर जिस नक्शे के सहारे आप पश्चिम बंगाल को देखना चाहते हैं, पहले इस नक्शे को देखिए, फिर इस बात को डिकोड किया जाएगा कि दरअसल इस वोटिंग स्टाइल के मतलब मायने होते क्या हैं। दरअसल इस नक्शे के पीछे ऐतिहासिक वोटिंग है। 90% से ज्यादा वोटिंग, 36 से 37 इलाकों में 95% से ज्यादा वोटिंग। अब इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो जहां जहां 95% वोटिंग हुई है, जिन 37 विधानसभा क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से 33 सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की है, सिर्फ 4 सीट टीएमसी को मिली है। पहला मैसेज बहुत बड़ा है। परसेंट ऑफ वोटिंग जहां पर सबसे ज्यादा हुई वहां वोटों का ध्रुवीकरण इस तर्ज पर होता चला गया कि वह बीजेपी के हक में चला गया और संयोग से वहां पर वोटिंग मार्जिन भी बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है। जहां पे वोटिंग परसेंटेज 92 से 95% के बीच रहा, वो इलाके तकरीबन 52 हैं। उन 52 इलाकों के भीतर बीजेपी को जीत हासिल जो हुई है वो तकरीबन 39-40 सीटों पर हुई है। यानी यहां भी बहुमत बीजेपी के हक में वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एवरेज वोटिंग जो 89.75% से लेकर 92.75% तक, जो इस 3% के भीतर, जो पूरे राज्य के भीतर वोटिंग हुई तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भीतर, उसके दायरे में आने वाली जो 200 के लगभग सीटें हैं, उसी में सबसे ज्यादा जीत हासिल टीएमसी को हुई, जिसका आकलन 90 सीट के इर्द गिर्द है, 85 से 90 के बीच में। यानी आप मानिए अगर पुरानी सीटों को कम कर दे तो एक लिहाज से वो 81 सीटें होती हैं जहां पर टीएमसी को जीत मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की मौजूदगी 89.75 से 92.75 तक के वोटिंग पैटर्न के बीच में है, वहां पर बीजेपी की जीत वह भी दरअसल 100 के पार है। यह मैसेज बहुत साफ है पहले राउंड में कि दरअसल वोटिंग का ज्यादा होना मौजूदा ममता सत्ता के खिलाफ गया। यानी जो सोच बिहार को लेकर थी कि वहां वोटिंग ज्यादा हो गई तो नीतीश की सत्ता पलट जाएगी, उससे ठीक उलट परिस्थिति यहां पर नजर आई। वोटिंग पैटर्न बढ़ते गया, बीजेपी की जीत बढ़ती चली गई। तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण इस स्टाइल में हो गया जहां पर यह बात कही जा सकती है कि वोट का ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम एस्पेक्ट में हो रहा था, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी लगातार हिंदू वोट के एकजुट होने का जिक्र कर रहे थे, सनातनी परिस्थितियों का जिक्र कर रहे थे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ थी या फिर मुस्लिमों के सवालों को ही वह उठाती थी। क्या यह बात निकल कर आती है? आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हां, क्योंकि अब इसके भीतर भी जब आप घुसेंगे तो जो मुस्लिम प्रभावित 70 सीटें हैं, उन 70 की 70 सीटों पर टीएमसी को जीत नहीं मिली है। यहां पर यह सवाल जरूर होगा, इसका मतलब है कि काउंटर में हिंदू वोट पूरे तरीके से एकजुट हो गया? ऐसा नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि पूरे तरीके से मुस्लिम वोट का एकजुट हो गया, उसमें एक हल्का सा लगभग 5 से 9% का बिखराव है। 100% मुस्लिम्स जो वोट डाल रहे थे उसमें 5 to 9% जो है उसमें एक डायवर्जन है, जिसका लाभ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में गया है। आप कह सकते हैं कि वामपंथियों को कितने परसेंट वोट मिले, तो वामपंथियों को लगभग 4.5% वोट मिले। कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? लगभग 3.5% वोट मिले। और दूसरी तरफ बीजेपी के वोट परसेंटेज में जो इजाफा हुआ वो 6% से ज्यादा का है, और जो टीएमसी का वोट कम हुआ वो तकरीबन 7.5-8% के बीच का है। यानी एक 15 साल की राजनीतिक सत्ता में लगभग ढलाव जो है वो 8% का ढलाव है, और दूसरी तरफ विपक्ष के तौर पर चुनौती देती हुई बीजेपी का जो उठाव है वो तकरीबन 6-6.5% तक उठाव चले जाता है। और इसके भीतर जब आप आइएगा, जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे थे जहां जहां 92% से ज्यादा, यानी एवरेज 92% पश्चिम बंगाल के चुनाव की वोटिंग हुई है, लेकिन 92% से ज्यादा जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुई वो 95% हो, 96.7% तक जो वोटिंग हुई है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भीतर वोटों का बिखराव और वोटों का ध्रुवीकरण दोनों ही ममता बनर्जी के खिलाफ चला गया। ध्रुवीकरण इसलिए क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट बिखरे हैं, ध्रुवीकरण इसलिए क्योंकि हिंदू वोट बैंक एकजुट हुए हैं। इसी नजरिए से अगर टीएमसी के नजरिए से इस बात को समझें तो हो सकता है इसका दूसरा अर्थ इस रूप में नजर आए कि वो मुद्दा जो वो एसआईआर के जरिए कह रही थी, जो वो इलेक्शन कमीशन के जरिए कह रही थी, जो वो ऑब्जर्वर्स के जरिए कह रही थी, उसमें आपको लगेगा ये ढीलापन है। लेकिन अगर आप बीजेपी के नजरिए से कह रहे हैं तो ये ध्रुवीकरण और बिखराव की परिस्थिति खुले तौर पर नजर आती है। तो एक क्षण के लिए अब जरा एक पाई सर्किल में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि दरअसल जब आप एक गोला बनाते हैं तो उसमें कितना बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है, कितना बड़ा हिस्सा टीएमसी के पास है, और जब आप परसेंटेज में जाते हैं कितने परसेंट वोट किसको मिले, तो उस लिहाज से भी टीएमसी और बीजेपी, तो इन दोनों हिस्सों को जरा देख लीजिए।
दरअसल बात यहीं थमती नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है कि बीते 15 बरसों से टीएमसी की सत्ता थी, ममता बनर्जी की सत्ता थी, और इन 15 वर्षों में कुछ ऐसी सीटें जो तीनों बार ममता बनर्जी जीती, यानी यह चुनाव, इससे पहले का चुनाव और उसके पहले का चुनाव। इसका मतलब बहुत साफ है कि चाहे वो 2011 हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2021 हो, इन जगहों पर जहां ममता बनर्जी जीती उसमें भी तकरीबन 29 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर वो कौन सी स्थिति थी कि जो जीतते चली आ रही थी उसमें लगभग 29 सीटें ऐसी बीजेपी वहां जीत क्यों गई? और इन 29 सीटों के दायरे के भीतर का सच एक दूसरा यह भी है कि यहां लगभग वोटिंग एवरेज पश्चिम बंगाल की वोटिंग से 92% से ज्यादा हुई। बावजूद इसके हार मिली कि आपको 3-3 बार जिताए बावजूद इसके इस बार नहीं जिता रहे हैं। तो एक क्षण के लिए मुद्दों पर लौटें, या फिर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन पर लौटें, या फिर इस दौर में जनता के सवाल जो थे वो गायब हो गए थे उस पर लौटा जाए, या फिर जो केंद्रीय पहल पश्चिम बंगाल के भीतर हो रही थी उस पर लौटे। इसके लौटने की परिस्थिति में भी आपको दो हिस्से फिर समझने होंगे। जिन सीटों पर 3 बार जीत मिली और जिन जगहों पर सिर्फ पिछली बार जीत मिली थी, उस दायरे में आने वाली लगभग 18 ऐसी सीटें हैं जो पहली बार जीत मिली थी 2021 में। वहां भी क्यों गंवा दी आपने लगभग 11 सीटें? और 3 बार जीते थे वहां पर आपने 29 सीटें क्यों गंवा दी? तो क्या जो नेता थे जिनकी पहचान थी, जो कद्दावर नेता के तौर पर जिनकी पहचान टीएमसी की पूरी राजनीति को पश्चिम बंगाल में चलाती थी, वो मॉडल था या फिर वह अपने तौर पर उसका एक प्रभाव था? दरअसल वही निशाने पर इस दौर में वोटरों के आ गए क्या? यह सवाल इस दौर में पश्चिम बंगाल के भीतर सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि चुनाव परिणाम जैसे जैसे बीजेपी के हक में जाते चले जा रहे थे, वैसे वैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घुमड़ने लगा। कहीं जय श्री राम का नारा लग रहा था, कहीं पर जो कनात टंगी हुई थी, कुर्सियां थी, मसलन आसनसोल में जो टीएमसी का दफ्तर था, वहां तोड़फोड़ मच गई। दरअसल यह प्रतीक है लोगों के भीतर की उस परिस्थिति का जहां वो परिवर्तन देख रही थी, या इतने दिनों से अपने आक्रोश को वो दबाए हुए थी, या फिर वो उल्लास के साथ इस दौर में मैदान में खुलकर आ गई कि उनकी पार्टी जीत गई और अब उनकी सत्ता, उनका राज होगा। नजारा देखना चाहते हैं, देख लीजिए। आसमान में घुमड़ते इस रंग के पीछे की हकीकत एक और है। दरअसल बीजेपी ने जिन जिन जगहों पर मुद्दा घुसपैठ का बनाया, वो असम से लगने वाली सीमा हो या दूसरी तरफ जिन जगहों पर लगातार अंकित किया जा रहा था बीजेपी के जरिए कि दरअसल इन सीटों पर घुसपैठ जबरदस्त हुई है और वोटिंग पैटर्न ममता बनर्जी ने अपने अनुकूल कर लिया है, बीते 15 वर्षों में उन्हें वोटर बना दिया गया। उस दायरे में आने वाली लगभग 51 सीटों को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में यह समझ सकते हैं कि इन 51 सीटों को एक लिहाज से डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ 25 है, दूसरी तरफ 26 है। यहां पर बराबरी की टक्कर है और जिन इलाकों के भीतर जो वोटिंग पैटर्न नजर आया है उसमें दूसरा बड़ा सच है कि यहां पर परसेंटेज ऑफ वोट जो था वो तकरीबन एवरेज
92 से 93% यानी 92-93% के बीच में यह पूरा रेंज जो 51 सीटों का है रेंग रहा है। हालांकि इस 51 सीटों में से 6 सीट ऐसी है जहां 95% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो ममता बनर्जी का वो गढ़, जिस गढ़ पे निशाना बना रहे थे बीजेपी, उसमें आमने सामने की टक्कर हो गई। ममता बनर्जी के वो चेहरे जो राजनीतिक तौर पर बंगाल में सत्ता चला रहे थे और अपनी धमक के साथ राजनीति को साध रहे थे, इस जनादेश के भीतर वो ढहढा गए और 80-20 का खेल हो गया। 80% जीत जो है बीजेपी के हक में चली गई और 20% चली गई टीएमसी के पास। इसके बाद जो हिस्सा बचा है जिसमें आप कह सकते हैं वो शहरी इलाका, वो घनी आबादी वाला इलाका, वो कोलकाता का इलाका हो, वो हुगली का इलाका हो, वो बर्दवान का इलाका हो, वो 24 परगना का इलाका हो, इन जगहों पर जिस मॉडल को तैयार किया गया था और इसके साथ साथ जो 3 बातें लगातार होती थी, पहली बात किसानों को लेकर थी, दूसरी बात प्रवासी मजदूरों को लेकर थी, तीसरी बात महिलाओं को लेकर थी। इन तीनों जगहों पर बीजेपी को जो लाभ मिला है वो लगभग 72 वर्सेस 28% है, यानी 72% लाभ बीजेपी को मिला है। यानी जो सवाल प्रवासी मजदूर जो बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच रहे थे, उनके भीतर यह सवाल जरूर था कि अगर वोट डालने नहीं आएंगे तो उनकी नागरिकता तक संकट में पड़ जाएगी। यहां के वोटिंग पैटर्न में यह खुले तौर पर नजर आया कि वो इसलिए आए कि अब कम से कम एक बार वोट डाल दें तो उसके बाद वो संतुष्टि के भाव से जा सकते हैं, क्योंकि ये एक लकीर होगी, इलेक्शन कमीशन द्वारा खींची गई लकीर होगी कि हमने वोट दे दिया, अब हमारी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। और शायद यही वो डर या कहें लोकतंत्र को लेकर यही वो मुद्दा, जिस मुद्दे ने एक झटके के भीतर जो वोटिंग पैटर्न है उसमें ज्यादातर वोट बीजेपी के हक में गए। जो खास तौर से पश्चिम बंगाल के सबसे पिछड़े 6 जिलों की स्थिति को अगर समझे, जहां से मैक्सिमम प्रवासी मजदूर हैं या कहें वो जो बाहर काम करने जाते हैं और वोट देने के लिए लौटे, वहां की लगभग 37 सीटों में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती। यह एक मैसेज है कि दरअसल जिस मुद्दे से इस पूरे इलेक्शन का गुबार शुरू हुआ था वह एक झटके में खिसकते खिसकते बीजेपी के हक में चलता चला गया। और शायद जिस बात का जिक्र बीजेपी कर रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन तक बैठे रहे, रात के 2-2 बजे तक बैठक करते रहे, वहां के वार रूम या कंट्रोल रूम में जाकर वो बतलाते समझाते रहे, और इन सब के बीच किस कार्यकर्ता को कहां मूव करना है, किस कर्मचारी को कहां से कहां मूव करना है, किसकी मौजूदगी किस जगह पर ऑब्जर्वर के तौर पर होनी है, सब कुछ उनके कमांड के हाथ में चीजें चल रही थी। यानी मैसेज इतना व्यापक था बीजेपी के भीतर, जो उसके भीतर जो पहले दिन का कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस इस तरीके का था जिसमें वो जो सिस्टम और बिसात बिछा रहे थे उसमें जीत हार वो तय करते हुए चल रहे थे। इसीलिए 200 के करीब पहुंचने का आंकड़ा बीजेपी के हक में, और दूसरी तरफ 100 के आंकड़े को ना छू पाने की परिस्थिति ममता बनर्जी के साथ। और जो 3 आखिरी मुद्दे हैं, वामपंथियों की शुरुआत नक्सलबाड़ी से हुई थी, ममता बनर्जी की शुरुआत सिंगूर और नंदीग्राम से हुई थी, तो फिर बीजेपी की शुरुआत इस दौर में 3 मुद्दों से हुई है। पहला मुद्दा सीधे तौर पर एक मोटी लकीर हिंदू सनातन या दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटीज, इसको लेकर खींच दी गई। दूसरी परिस्थिति घुसपैठ को लेकर जो मोटी लकीर ये कहकर खींची गई, तय हम ही करेंगे कौन है घुसपैठ कौन नहीं है। ये खौफ कहिए, डर कहिए या सिस्टम कहिए, इसने पूरा जोश दिखला दिया इस वोटिंग पैटर्न के भीतर में। और तीसरी बड़ी बात, जो इश्यूज थे और जो पॉलिसीज के तहत पैसा देने का जिक्र था,
वो चाहे महिलाओं को हो, चाहे प्रेग्नेंट महिलाओं को हो, चाहे बेरोजगार को हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा और नीतियों का ऐलान हो। इस परिस्थिति ने एक सुरक्षित स्थिति पैदा कर दी कि अगर आप पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट करें या ना करें, लेकिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा। और पश्चिम बंगाल इस देश में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से नीचे खड़ा है, एवरेज से बहुत नीचे है। यहाँ की किसानी, यहाँ की ग्रामीण माहौल, यहाँ के प्रवासी मजदूरों की स्थिति, यहाँ पर एग्रीकल्चर पर टिकी अर्थव्यवस्था, ये सारी परिस्थिति के भीतर वो पैसा जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तौर पर बीजेपी ने जतलाया, दिखलाया और बतलाया, उसका भी असर हो गया। जो आखिरी मैसेज है वो आखिरी मैसेज है कि ममता बनर्जी का किला ढहढाया है, तो ये मैसेज पूरे देश के लिए है। और खास तौर से अब बीजेपी का विरोध करने के लिए जब कोई नहीं होगा, तो बीजेपी के समर्थक भी सोचेंगे कि अब हम क्या करें, और बीजेपी की सत्ता संभालने वाले नेता भी सोचेंगे अब हम अपने ही लोगों में कैसे चीजों को डेवलप करें। यह शायद भारत की राजनीति की शून्यता है जो होनी थी, और एक अच्छी बात है। बिहार में भी बीजेपी है, बंगाल में भी बीजेपी है, और दोनों राज्य की पहचान प्रवासी मजदूरों के आश्रय चलती है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर के जरिए और मजदूरी के आश्रय चलती है। यहां पर आपको डेवलपमेंट करना और मैसेज पूरे देश को देना है। शायद यह उम्मीद और आस भी पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों के भीतर पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों के बीच भी थी। इसे भी परख लिया जाए, और परखा गया, और जीत बीजेपी की झोली में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।